तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो में जो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए मान लेते हैं आपके पास, देखिए यहाँ पर एक पाइप है, मान लेते हैं ये एक पाइप है और इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर ज़्यादा है और मान लेते हैं यहाँ पर कम है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मान लेते हैं A1 है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, ठीक है। और इस पाइप के अंदर से मान लेते हैं आइडियल फ्लूइड जो है वो बह रहा है। तो ये जो आइडियल फ्लूइड बह रहा है इसका इस पॉइंट पर, ये जो 1 पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसकी जो स्पीड है मान लेते हैं वो V1 है और इस पॉइंट पे जो स्पीड है मान लेते हैं वो V2 है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको क्या कहता है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको कहता है कि ये जो प्रोडक्ट है एरिया इंटू स्पीड का, ये एरिया इंटू स्पीड का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा इस पाइप के अंदर। ओके, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको कहता है, मतलब यहाँ पर जो एरिया इंटू ये जो स्पीड है इसका प्रोडक्ट होगा ना A1 V1, उतनी वैल्यू यहाँ पर होगी उसकी, इज इक्वल टू A2 V2 होगा। ए वी कॉन्स्टेंट मतलब क्या है कि ये A इंटू वी का जो प्रोडक्ट है वो हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर भी वो सेम रहेगा और यहाँ पर भी वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है A इंटू वी, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो है इस पाइप के अंदर का वो कांस्टेंट रहेगा। यही है दोस्तों कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। तो बर्नौलीज इक्वेशन समझने के लिए देखिए, सपोज आपके पास एक पाइप है, ऐसी पाइप है, मान लेते हैं किसी भी शेप की पाइप है। ओके, किसी भी शेप की पाइप है और इसका ये जो एंड है इसको हम 1 बोलेंगे, ये जो एंड है इसको हम 2 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंड है वो 1 था, यहाँ पे ये जो एंड है वो 2 था। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या कांस्टेंट रहता है दोस्तों, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन में A इंटू वी कॉन्स्टेंट रहता है, वैसे बर्नौलीज इक्वेशन में क्या कांस्टेंट रहता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखिए, मान लेते हैं ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इसकी हाइट है मान लेते हैं H1 है और ये जो एरिया है इसकी हाइट मान लेते हैं यहाँ पर H2 है, ठीक है। ओके, इसके अंदर से आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये जो फ्लो कर रहा है यहाँ पर आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो है। ओके, और क्योंकि फ्लो जो है फ्लूइड जो है वो आइडियल है तो ये जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, ठीक है। तो जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है। अब दोस्तों यहाँ का जो एरिया है मान लेते हैं वो A1 है, यहाँ का जो एरिया है मान लेते हैं वो A2 है, इस पॉइंट पर जो स्पीड है मान लेते हैं वो V1 है, इस पॉइंट पर जो स्पीड है वो मान लेते हैं V2 है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ का जो प्रेशर है, देखिए ये जो है यहाँ का जो प्रेशर है उसको हम P1 बोलेंगे यहाँ पर और यहाँ का जो प्रेशर है उसको हम बोलेंगे P2, ठीक है। तो जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या कांस्टेंट रहता था दोस्तों, A इंटू वी कॉन्स्टेंट था ना, वैसे बर्नौलीज इक्वेशन हमें क्या कहता है, क्या कांस्टेंट रहने वाला है। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसका प्रूफ देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बर्नौलीज इक्वेशन ये याद कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर A इंटू वी कॉन्स्टेंट था, मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 था, वैसे दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है P1, देखिए इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है P1 प्लस हाफ इंटू डेंसिटी कितनी है रो, इस पॉइंट पर स्पीड कितनी है V1 स्क्वायर प्लस डेंसिटी रो G, इस पॉइंट पर हाइट कितनी है H1 इज इक्वल टू क्या होगा, इस पॉइंट के पैरामीटर्स होंगे। तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है P2 प्लस हाफ इंटू डेंसिटी कितनी है यहाँ पर देखिए रो, यहाँ की स्पीड है V2 स्क्वायर प्लस रो G इंटू यहाँ की हाइट H2, ठीक है। ओके, तो इस पॉइंट पर इसकी जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है। ओके, मतलब यहाँ पर क्या कांस्टेंट रह रहा है दोस्तों, ये P प्लस रो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही है दोस्तों बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हो, देखिए इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का जो प्रेशर है, देखिए यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का जो प्रेशर है, इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस आप यहाँ पर निकाल सकते हो ये इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, देखिए P2 को आपको इधर लेके आना होगा और ये जो दो टर्म्स हैं उनको आपको उधर भेजना होगा, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगा P1 माइनस P2 का इक्वेशन मिल जाएगा, P1 माइनस P2, ये P2 इधर आएगा ना, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो टर्म है वो वैसे ही रहेगी, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ठीक है, और ये दोनों जो टर्म्स हैं वो उधर आएंगी। तो आपको यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो जी H1, ठीक है। ओके, तो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट का जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके,
अब अगर दोस्तों मान लेते हैं ये दो पॉइंट्स जो हैं वो अगर सेम हाइट पे होंगे तो क्या होगा, देखिए इस इक्वेशन में क्या चेंज होगा। मतलब देखिए इस पाइप के लिए आपको क्या करना है, इस पाइप के लिए आपको ये इक्वेशन लिखना है, ठीक है, इस पाइप के लिए लिखना है जिसका जो हाइट है h1 और ये जो h2 है वो सेम है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर क्या होगा P1 माइनस पी टू इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर हाफ रो वी टू स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पर हाफ रो वी टू स्क्वायर, ओके, माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर, ठीक है, ओके। और क्योंकि h2 इज इक्वल टू h1 है तो ये रो जी एच जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस पाइप के लिए, ठीक है। तो इस पाइप के लिए जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको, ठीक है, ओके। लेकिन अगर पाइप के दो एंड में अगर हाइट का डिफरेंस है तो आपको यही इक्वेशन यूज़ करना होगा। अब दोस्तों ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक और मीनिंग है, वो मीनिंग क्या है, देखिए इस पी को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं। मतलब इस पॉइंट पर जितनी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी एनर्जी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बर्नौलीज इक्वेशन आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जितनी टोटल एनर्जी होगी उतनी ही टोटल एनर्जी यहाँ पर होगी। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन आपको इनडायरेक्टली जो है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बोल रहा है। तो दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, रीड करिए। द गिवन फिगर शोज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी कितनी देखिए यहाँ पर, डेंसिटी जो है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है। और आपको यहाँ पर डायग्राम प्रोवाइड की गई है, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार की है, ठीक है, ओके। ये डायग्राम ऐसी है, इस पॉइंट को ए बोला गया है, हम इसको 1 बोलेंगे, इस पॉइंट को बी बोला गया है, इसको हम 2 बोलेंगे, ठीक है, ओके। द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट 1 इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2 वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। द स्पीड ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। द स्पीड ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है वो कितनी है देखिए, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पॉइंट ए और बी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब इसकी जो हाइट है h1 और इसकी जो हाइट है h2 ग्राउंड से वो सेम है, h1 इज इक्वल टू h2 है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है, ओके। तो आपको P1 माइनस P2 निकालना है। तो P1 माइनस P2 निकालने के लिए आप बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, ओके। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर जो है P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ इंटू रो V2 स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है H1 इज इक्वल टू H2 है, तो यहाँ पर ये रो जी H1 और ये रो जी H2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये इसको अगर आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब P2 को इधर लेके आते हैं और इसको उधर भेजते हैं, तो आपको क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पर P1, ये P2 इधर आने के बाद आपको यहाँ पर P1 माइनस P2 मिलेगा। ये हाफ रो V1 स्क्वायर उधर जाने के बाद आपको क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पर ये हाफ रो V2 स्क्वायर, ये उधर जाने के बाद आपको मिलेगा हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए आपको देखिए यहाँ पर डेंसिटी प्रोवाइड की गई है, आपको V1 पता है। अब किसी तरीके से आप अगर V2 निकाल पाओ तो आपको प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो V2 कैसे निकालेंगे, तो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो V2 निकालने के लिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें क्या कहता है, A1V1, यहाँ पर देखिए A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ठीक है, ओके। तो A1 कितना है दोस्तों, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 कितने हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों साइड के यूनिट जो है वो सेम रहेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको अननेसेसरी यहाँ पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो सिंपली आपको देखिए यहाँ पर A1 क्या मिलेगा 2, V1 कितना है 5 इज इक्वल टू A2 कितना है 1, यहाँ से आपको V2 मिल जाएगा, ठीक है। तो V2 कितना मिलेगा देखिए 5 इंटू 2 10 मिलेगा। सो V2 इज इक्वल टू 10 क्या है यहाँ पर, कौन सा यूनिट होगा, यही यूनिट होगा ना। सो V2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन दोस्तों इस इक्वेशन में जो है, इस इक्वेशन में डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है, ठीक है, ओके। तो इसीलिए आपको ये जो स्पीड है आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। सो V1 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कितना मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर का मीटर में कैसे करते हैं हम लोग, 5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। और V2 कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब क्या होगा यहाँ पर 10 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर P1 माइनस P2 निकालने के लिए ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पुट करनी होंगी। तो देखिए यहाँ पर हाफ इंटू रो जो है वो कॉमन आ जाएगा, हाफ इंटू रो, अंदर क्या बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो हाफ इंटू रो की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1000, ओके, मल्टीप्लाइड बाय V2 कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर V2 इज इक्वल टू व्हाट 10 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसका स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 और 10⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻4 हो जाएगा। माइनस V1 कितना है 5 इंटू 10⁻², तो उसका स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब सिंपली आपको देखिए यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाई 2 आपको मिलेगा यहाँ पर 500, ये 10⁻4 कॉमन आ जाएगा, हम इसको कॉमन निकालेंगे 10⁻4, 100 माइनस 25 कितना बचेगा यहाँ पर 75 बचेगा। ठीक है, ओके। अब सिंपली दोस्तों देखिए यहाँ पर ये इसको कैलकुलेट करना है। अब सिंपली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4, 10⁻4 इंटू 10⁻2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻2 -4 + 2 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, और 75 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होगा, देखिए 5 5 = 25 बचा 2, ये हो जाएगा 37। सो 375 इंटू 10⁻², P1 माइनस P2 कितना आएगा यहाँ पर 375 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², और यूनिट क्या होगा इसका, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर आपका जो पुराना टेक्स्ट बुक है इसके अंदर जो आंसर है वो 4.99 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ पास्कल है, जो कि गलत है। आप फिर भी एक बार चेक करिए क्या ये आंसर आ रहा है कि देखिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है बर्नौलीज थ्योरम जो है इसके हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। सबसे पहला एप्लीकेशन है लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। तो सबसे पहले तो देखेंगे दोस्तों कि एरोप्लेन जो है हवा में उड़ता कैसे, उसके पीछे दोस्तों बर्नौलीज थ्योरम है। ठीक है, कैसे इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो सपोज दोस्तों एक एरोप्लेन है, कोई भी एक एरोप्लेन एज्यूम करिए, देखिए ये एक एरोप्लेन है। ठीक है, ओके, ये कोई भी एक एरोप्लेन है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो एरोप्लेन है इसको बोलते हैं विंग्स, और ये विंग्स के नीचे इसके इंजन लगाए हुए होते हैं। ठीक है, ये इंजन होते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एरोप्लेन आगे कैसे जाता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, ये जो इंजन है, ये इंजन क्या करता है, यहाँ पे फ्यूल जो है वो बर्न होता है, और यहाँ से क्या होता है जो गैसेस है, ये इंजन क्या करेगा, यहाँ से जो गैसेस है उनको बाहर फेंकेगा। ठीक है, ये गैसेस यहाँ से बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों ये इंजन इस गैस पर एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये गैस भी क्या करेगा इंजन के ऊपर, मतलब ये एरोप्लेन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये एरोप्लेन आगे की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे जो बलून होता है, अगर बलून आपने क्या किया, इसको आपने फुला दिया ऐसे, ठीक है, और आपने यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो बलून की ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, एयर को बाहर पुश करेगी, और क्योंकि ये मेम्ब्रेन एयर को बाहर पुश करेगी तो एयर भी क्या करेगी, इसको आगे इधर इस डायरेक्शन में पुश करेगी, तो ये जो बलून है आगे की तरफ जाता है ना। ठीक है, ओके, तो इसी तरीके से दोस्तों ये इंजन जो है अगर एयर को बाहर पुश करता है इधर, तो वो एयर भी ये इंजन को इधर पुश करेगी। ठीक है, मतलब एरोप्लेन को इधर पुश करेगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये जो एरोप्लेन है वो आगे की तरफ जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ये नीचे क्यों नहीं गिरता, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है फिर भी ये नीचे नहीं गिरता। तो इसके पीछे जो है वो क्या है दोस्तों, कि ये जो विंग्स है ना, ये विंग्स का शेप उसके पीछे का रीजन है। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो विंग्स है, देखिए ये विंग्स, उसको अगर आप इधर से देखोगे या फिर आप यहाँ से इसको कट करोगे विंग्स को, तो इसका जो शेप होता है ना ये विंग्स का, ये शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का शेप होता है। ओके, मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो शेप है आपको विंग का, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ओके, अब होता क्या है, जब दोस्तों एरोप्लेन आगे की तरफ जाता है तो यहाँ से जो एयर आने वाली है, ये एयर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक ऊपर से, ये विंग के ऊपर से, और एक नीचे से। ठीक है, ओके, तो यहाँ से जो एयर आएगी ये डिवाइड हो जाएगी, एक ऊपर की तरफ से जाएगी। ठीक है, और कुछ पार्ट उसका नीचे की तरफ से ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये जो विंग है दोस्तों, ये विंग का डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है कि ऊपर से जाने वाली जो एयर है उसकी स्पीड बहुत ही बढ़ जाती है। ठीक है, ये ऊपर से जाने वाली जो एयर है इसकी स्पीड बढ़ जाती है, और नीचे से जाने वाली एयर की स्पीड के ऊपर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब ऊपर के जो एयर है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रेशर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस होगा। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ का प्रेशर रिड्यूस होगा तो यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, रीजन क्रिएट होता है, और यहाँ पर एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। अगर यहाँ का प्रेशर रिड्यूस होगा तो ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, और यही फोर्स दोस्तों क्या करेगा, ये जो विंग्स है ये विंग्स को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और विंग्स के साथ साथ दोस्तों ये एरोप्लेन को भी ऊपर उठाएगा। ठीक है,
तो इस फोर्स की वजह से दोस्तों जो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसके वजह से जो एरोप्लेन है वो नीचे नहीं गिरता, ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। और आगे जाने के लिए आगे कैसे जा रहा है वो, ये जो इंजन है, ये इंजन पीछे की तरफ एयर को फेंक रहे हैं, इसके वजह से वो आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको समझनी चाहिए एरोप्लेन के बारे में, ठीक है। तो ये तो दोस्तों पहला एप्लीकेशन हुआ बर्नौलीज थ्योरम का। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे एप्लीकेशन के बारे में। तो दूसरा एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम का क्या है, देखिए, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी विंड्स, ठीक है। मतलब तूफान में जो दोस्तों हवा बहती है वो उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है ना, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, ये जो घर का रूफ है ये ऊपर उड़ के जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम छुपा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कैसे, देखिए, जब तूफान नहीं चल रहा होता है तो अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और बाहर का प्रेशर भी क्या होता है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन जब दोस्तों स्टॉर्मी विंड्स, मतलब तूफान जो है ना, तूफान जब चालू होता है, मतलब जब यहाँ पर एयर जो फ्लो करेगी, ये जो एयर है बहुत ही हाई स्पीड एयर होती है ना, ठीक है। तो ये हाई स्पीड एयर जब यहाँ पर रूफ के ऊपर से ऐसे फ्लो करती है ना, ठीक है, तो क्योंकि हाई स्पीड एयर है दोस्तों, ये हाई स्पीड की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, कि यहाँ का जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर रीजन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर यहाँ पर रीजन क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा, और यही फोर्स दोस्तों यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इस छत को उड़ाने के लिए, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों ये बर्नौलीज थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन है वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर। ये एटोमाइजर क्या होता है दोस्तों, ये एटोमाइजर एक ऐसा डिवाइस होता है जो लिक्विड को स्प्रे करने के काम आता है। मतलब आपके पास अगर कोई भी लिक्विड है और उसको आपको स्प्रे करना है तो आपको एटोमाइजर का यूज करना होगा, ठीक है। जैसे कि स्प्रे पेंटिंग में आप स्प्रे करते हो ना, परफ्यूम वगैरह जो होता है उसके अंदर आप स्प्रे करते हो, ठीक है। इंजन के अंदर भी दोस्तों जो फ्यूल होता है उसको स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये एटोमाइजर का यूज किया जाता है। तो ये एटोमाइजर का जो वर्किंग है, इसके पीछे भी दोस्तों एक बर्नौलीज थ्योरम छुपा हुआ है। कैसे, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये एटोमाइजर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। यहाँ पर होता है दोस्तों एक सिलेंडर, और सिलेंडर का देखिए यहाँ का जो एरिया होता है ये बड़ा होता है, ठीक है, ये एरिया देखिए बड़ा है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एंड में जो एरिया होता है बहुत ही छोटा एरिया होता है, ठीक है। इसके अंदर होती है एयर, और ये होता है पिस्टन। जब आप इसको इधर पुश करोगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो है एयर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो एरिया है वो एरिया बड़ा है, तो यहाँ का एरिया जो A1 है ये अगर बड़ा है तो यहाँ की जो स्पीड होगी एयर की वो क्या होगी दोस्तों, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ की, कम होगी ना, ठीक है। अब जैसे जैसे ये एयर आगे जाएगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए एरिया बहुत ही छोटा हो गया है, ये एरिया जो है बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। तो एरिया छोटा होने की वजह से दोस्तों कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर आप यहाँ पर यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो स्पीड है एयर की वो बहुत ही बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ की जो स्पीड है वो बहुत ही बढ़ जाएगी, यहाँ से एयर जो है वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से बाहर आएगी, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि स्पीड भी बढ़ गई है यहाँ पे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में हमें पता है अगर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पे जो है प्रेशर रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा, और ये जो लिक्विड है वो हाई प्रेशर पे होगा, ठीक है, ओके। तो क्या होगा दोस्तों, लिक्विड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो है यहाँ से लिक्विड जो है ऊपर चलेगा यहाँ पर, ठीक है। और जब ये एयर बाहर जाएगी तो वो लिक्विड को बाहर लेकर जाएगी हाई वेलोसिटी से, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक स्प्रे, ठीक है, आपको यहाँ पर एक स्प्रे देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, परफ्यूम जो होता है उसके अंदर ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है एटोमाइजर का, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों इंजन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए आपको स्प्रे पेंटिंग में ये देखने को मिलेगा, ओके। तो ये जो एटोमाइजर है ये बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों ये बर्नौलीज थ्योरम का फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, देखिए। तो दोस्तों ये बर्नौलीज थ्योरम जो है इसका फोर्थ एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो इफ्लक्स है इसका मीनिंग समझते हैं। तो सपोज दोस्तों आपके पास यहाँ पर देखिए कंटेनर है, कोई भी एक कंटेनर है, और जिसके अंदर मान लेते हैं आइडियल लिक्विड है, ओके। अब अगर दोस्तों आपने यहाँ पर ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के यहाँ पर एक होल करा यहाँ पर, ठीक है, एक होल बनाया, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो लिक्विड है इस होल के अंदर से बाहर आ जाएगा। इस होल को दोस्तों ओरिफाइस बोला जाता है, ये जो छोटा सा होल है इसको ओरिफाइस बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो लिक्विड है ये लिक्विड क्या करेगा, ये होल जो है होल के अंदर से जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं दोस्तों इफ्लक्स, ठीक है। ये जो लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा है इसको इफ्लक्स बोलते हैं, मराठी में इसको प्रवाह बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जब आप यहाँ पर एक होल बनाओगे मतलब ओरिफाइस बनाओगे तो वहां से जो लिक्विड बाहर आएगा ना उसकी स्पीड के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। तो ये जो इफ्लक्स है इसका यहाँ पर स्पीड कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों बर्नौलीज थ्योरम का यूज किया जाता है। तो ये इफ्लक्स का यहाँ पर स्पीड कैसे निकालते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है जिसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो है, ठीक है, ओके।
और यहाँ पर एक होल बनाया आपने जिसको ओरिफाइस बोलते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो होल है इसके अंदर से यहाँ से क्या होगा, ये लिक्विड जो है बाहर आना शुरू करेगा और इसको इफ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है, ये स्पीड कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो इफ्लक्स है इसकी यहाँ की स्पीड निकालने के लिए बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एज्यूम करेंगे दोस्तों ये एक पाइप है, ऐसे एज्यूम करेंगे हम, ठीक है। और ये पाइप का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को एज्यूम करेंगे हम लोग A1 है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ऐसे एज्यूम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये एरिया छोटा हो गया तो यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम करेंगे हम A2 है, ठीक है, ओके। और A1 से A2 की तरफ फ्लो हो रहा है, ऐसे एज्यूम करेंगे। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो पॉइंट है इसका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे जो लिक्विड बाहर आ रहा है दोस्तों, इसका प्रेशर भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, ठीक है। अब मान लेते हैं दोस्तों ये जो लेवल है लिक्विड की, इसकी हाइट मान लेते हैं यहाँ से h है, ठीक है, ओके। इसकी लेवल की हाइट जो है वो h है, ठीक है। तो यहाँ की हाइट जो है वो 0 हो गई। ये h हाइट है तो इस लेवल को हम लोग 0 एज्यूम करेंगे, यहाँ से इसकी हाइट h एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जब ये कंटेनर खाली हो रहा होगा तो ये जो लेवल है लिक्विड की, इसकी स्पीड मान लेते हैं हम v1 है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी स्पीड एज्यूम करते हैं v2, ठीक है। तो ये v2 जो है ये इफ्लक्स की स्पीड है। ये v2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आएगा बर्नौलीज थ्योरम का यूज करके। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो सेक्शन नंबर 1 है और ये जो सेक्शन नंबर 2 है, इन दोनों के बीच यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 1 और 2 सेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, इस पॉइंट का प्रेशर P0, ठीक है, प्लस रो जी इंटू यहाँ की हाइट क्या है h, ओके, प्लस हाफ इंटू रो यहाँ की स्पीड क्या है v1 स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ का प्रेशर P0 प्लस यहाँ की हाइट क्या है, यहाँ की हाइट 0 एज्यूम किया है तो रो जी h, ये टर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी, ठीक है, ओके, प्लस हाफ इंटू रो यहाँ की स्पीड कितनी है v2, तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से ये P0 और ये P0 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप इधर लेके आओगे तो माइनस ये P0 माइनस P0 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप उधर भेजते हो तो ये इक्वेशन आपको कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा रो जी एच और ये उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा और ये जो है हाफ रो v2 स्क्वायर और ये उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हाफ रो कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए हाफ रो ब्रैकेट में बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और यहाँ पर ये बचेगा रो जी एच, तो यहाँ से ये रो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उधर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 2gh, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसके लिए आपको इक्वेशन मिल चुका है 2gh, ठीक है। मतलब यहाँ का स्पीड उसका स्क्वायर माइनस यहाँ का स्पीड इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, इज इक्वल टू होता है 2gh। लेकिन हमें तो क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर v2 निकालना है, ठीक है, ओके। तो v2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, यहाँ का एरिया A1 वेलोसिटी V1, A1 V1 ये हमेशा क्या होगा, यहाँ का एरिया A2 इंटू वेलोसिटी V2, A2 V2 जितना होगा। तो यहाँ से दोस्तों V1 के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, V1 इज इक्वल टू ये A1 उधर जाएगा तो यहाँ पर A2 डिवाइडेड बाय A1 इंटू V2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर सिंपली ये जो है V1 की वैल्यू ये अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2gh इज इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, v2 स्क्वायर माइनस V1 कितना है A2 डिवाइडेड बाय A1 इंटू V2, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए A2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर V2 स्क्वायर कॉमन लेना है तो ये V2 स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय A1 इसका स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बचेगा ये 2gh। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो V2 है, ये V2 निकालने के लिए आप ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए G पता है, H पता है, ठीक है, फिर दोस्तों आपको A2 A1 पता है तो आप यहाँ पर V2 निकाल सकते हो ये फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये जो A2 है ये अगर A1 से बहुत ही छोटा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये A1 बहुत ही बड़ा है और A2 बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये जो A2 है ये A2 A1 से अगर बहुत छोटा है तो ये A2 डिवाइडेड बाय A1, A2 डिवाइडेड बाय A1 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये नियरली इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। एक तो A2 A1 से बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू और पॉइंट में मतलब डेसिबल पॉइंट मतलब 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू उससे छोटी मतलब विच इज नियरली इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अगर ये नियरली इक्वल टू 0 है तो इसको आप 0 एज्यूम कर सकते हो। अगर A2 A1 से छोटा है तो आप इसको 0 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको 0 एज्यूम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन v2 स्क्वायर इंटू 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, v2 स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा 2gh। तो v2 के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, v2 इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस gh। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों यहाँ पर ये जो होल है ये अगर बहुत ही छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इतनी स्पीड होगी, ठीक है।
और ये जो है जो लिक्विड यहाँ से फ्लक्स मतलब जो बाहर आ रहा है उसकी जो स्पीड है उसका फॉर्मूला जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ये फॉर्मूला दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रहा है उसकी स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी होता है दोस्तों 2gh। ठीक है, ओके। तो टॉरिसेली नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला कि ये जो फ्री फॉल करने वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी स्पीड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो लिक्विड ओरिफाइस के अंदर से बाहर आएगा मतलब इफ्लक्स जो आएगा उसका जो स्पीड होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh के बराबर होगा, मतलब उसका स्पीड और ये फ्री फॉल करने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड सेम होगा, ऐसा टॉरिसेली ने बोला। इसीलिए हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसको टॉरिसेलीज लॉ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टॉरिसेलीज लॉ। ठीक है, ओके। तो एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ दोस्तों, ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स ये कंसेप्ट में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि अगर कोई कंटेनर है दोस्तों, बहुत ही बड़ा कंटेनर है और उसके रिलेटिव ने अपने यहाँ पर बहुत ही छोटा सा होल किया है, होल को ओरिफाइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से जो लिक्विड बाहर आएगा, जो इफ्लक्स बाहर आएगा, उसका जो स्पीड होगा ना वो स्पीड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, इतना स्पीड होगा उसका। ठीक है, ये g मतलब क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, और h मतलब क्या, जहां पे होल बनाया आपने उसके ऊपर की हाइट। ठीक है, वो लिक्विड लेवल की हाइट, मतलब अगर होल आपने यहाँ पर बनाया है, अगर होल आपने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, होल आपने यहाँ पर बनाएगा तो यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी स्पीड निकालने के लिए आपको ये हाइट यूज करनी होगी। ठीक है, आपने यहाँ पर होल बनाया तो यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी स्पीड निकालने के लिए आपको ये हाइट यूज करनी होगी। ठीक है, ओके। तो दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2.13। ठीक है, 2.13 पेज नंबर 52 के ऊपर एग्जाम्पल रीड करिए। डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर इन द डैम। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों डैम है, ये एक डैम है। ठीक है, और डैम के अंदर मान लेते हैं ये लिक्विड है। ओके, तो ये जो डैम है इसका जो डोर है वो डोर देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 मीटर बिलो है, तो यहाँ से 20 मीटर बिलो, यहाँ से जो है ना 20 मीटर बिलो यहाँ पर जो है ना उसका दरवाज़ा है, डैम का दरवाज़ा है। ठीक है, तो ये दरवाज़ा है, तो यहाँ पे जो दरवाज़ा है अगर ये दरवाज़ा अगर ओपन किया जाए तो यहाँ से जो है ना लिक्विड जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ से जो लिक्विड जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ वन डोर इज ओपन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट ऑफ द डोर। तो अगर ये डोर ओपन किया जाए तो यहाँ से जो वाटर बाहर आएगा उसका स्पीड क्या होगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो होल है मतलब जो डोर है उसकी हाइट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, वो कितने 20 मीटर। ठीक है, तो h इज 20 मीटर। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, ये स्पीड निकालने के लिए आपको टॉरिसेलीज का लॉ यूज करना है। टॉरिसेलीज का लॉ क्या बोलता है दोस्तों, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस gh। तो g की वैल्यू प्रोवाइड की गई है दोस्तों, h की वैल्यू प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ से दोस्तों आप v की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, पेज नंबर देखिए यहाँ पर 55 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 16। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रीड करिए, विथ व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफाइस इन अ टैंक विथ गेज प्रेशर 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन टू यू। यहाँ पर दोस्तों वाटर की डेंसिटी आपको प्रोवाइड की गई है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, और यहाँ पर दोस्तों क्या बोला गया है देखिए, विथ व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफाइस, मतलब यहाँ पर देखिए एक टैंक है। ओके, ये एक टैंक है और टैंक के यहाँ पर एक छोटा सा होल है। ठीक है, ओके, तो और ये टैंक में जो पानी है उसकी डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अब दोस्तों ये जो होल है, इस होल में से जो इफ्लक्स बाहर आएगा मतलब जो पानी बाहर आएगा उसकी यहाँ पर आपको स्पीड निकालनी है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर v2 निकालना है। और आपको क्या इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड की गई दोस्तों, इस पॉइंट का गेज प्रेशर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपको गेज प्रेशर इस पॉइंट का प्रोवाइड किया गया है, वो कितना है दोस्तों 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमें पता है इस पॉइंट का गेज प्रेशर मतलब क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हाइट h है ये, ठीक है, ओके, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, रो इंटू जी इंटू एच होगा, रो इंटू जी इंटू एच होगा गेज प्रेशर। ठीक है, तो ये रो इंटू जी इंटू एच की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो ये जो रो इंटू जी इंटू एच है ये आपको 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ओके, लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों v2 निकालना है। तो v2 निकालने के लिए सिंपली आप क्या करोगे दोस्तों, v2 के लिए आप सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2gh ये फॉर्मूला यूज करोगे टॉरिसेलीज लॉ का। ठीक है, ओके, यहाँ पे दोस्तों g की वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर g की वैल्यू पता है, लेकिन दोस्तों h की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो h की वैल्यू कहाँ से निकालोगे दोस्तों, h की वैल्यू ये इक्वेशन से निकलेगी। ठीक है, ओके, तो h की वैल्यू कैसे निकलेगी, h इज इक्वल टू 4 × 10⁵ डिवाइडेड बाय रो इंटू जी, रो कितना है 1000 है, इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8। ठीक है, तो ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से h की वैल्यू मिलेगी आपको, और ये h की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो दोस्तों v2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये कैलकुलेशन आप, ठीक है, आप खुद से करिए। ओके,
तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फोर्थ एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है, ये खत्म होता है। एक और एप्लीकेशन है दोस्तों ये बर्नौलीज थ्योरम का, जिसका नाम है वेंचुरी मीटर, ठीक है, जिसके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो बर्नौलीज थ्योरम है उसका एक और एप्लीकेशन देखेंगे, जिसका नाम है वेंचुरी मीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये वेंचुरी मीटर क्या होता है? वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के काम आता है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो जो है इसको मेजर करने के काम आता है। तो दोस्तों ये रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? कोई भी एक पाइप है, मान लेते हैं कोई भी एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप के अंदर से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वो लिक्विड का वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। ओके, तो ये जो रेट ऑफ फ्लो है उसका यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर दोस्तों कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, ये आपको मेजर करना है, मतलब आपको रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है। तो इसके लिए दोस्तों वेंचुरी मीटर का यूज किया जाता है। दोस्तों ये रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि आप अगर यहाँ का एरिया मेजर करते हो, ये एरिया, ठीक है, और यहाँ की अगर आप वेलोसिटी मेजर करते हो, तो ये एरिया इंटू वेलोसिटी, ये जो प्रोडक्ट है ये आपको रेट ऑफ फ्लो देगा, ठीक है। ओके, एक बार आप इसका यूनिट डाल करके क्रॉस चेक कर सकते हो, इसका यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ये मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी आपको रेट ऑफ फ्लो देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पाइप है इसका एरिया तो आप मेजर कर सकते हो मेजरमेंट लेके, लेकिन जब लिक्विड फ्लो करेगा तो आप इसकी वेलोसिटी नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। यहाँ पर कैसे करोगे? वेलोसिटी कैसे मेजर करोगे? तो यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए हम वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये वेंचुरी मीटर दिखता कैसे, देखिए। तो दोस्तों ये वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, और इसको कहाँ पे लगाया जाता है? जिस पाइप के अंदर आपको रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है ना, ठीक है, तो यहाँ से ये पाइप कट की जाएगी, यहाँ से ये पाइप कट की जाएगी, ठीक है, और इसके बीचों बीच इसको लगाया जाएगा, ठीक है। मतलब जिस लिक्विड का आपको रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है वो लिक्विड इसके अंदर से फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो एक पाइप होती है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा छोटा होते हैं, यहाँ पर बहुत ही छोटा हो जाता है, और ये छोटा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर दोस्तों ये एक पाइप के अंदर चला जाएगा और ये पाइप यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ये जो पॉइंट है इसको आप 1 बोलो, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको अगर आप यहाँ पर 2 बोलो, तो क्या होगा दोस्तों? जब यहाँ पर लिक्विड फ्लो करेगा तो यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है दोस्तों? यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 जो है वो बड़ा है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A2 जो है वो छोटा है, ठीक है। इसके वजह से अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम यहाँ का जो प्रेशर होगा P1 वो क्या होगा? यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ का जो प्रेशर है P2 वो क्या होगा? वो होगा कम, ठीक है। इसके वजह से दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्यूब इंसर्ट की गई होती है, यहाँ पर एक ट्यूब लगाई होती है और यहाँ पर एक ट्यूब लगाई होती है, ठीक है, ताकि आप इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर मेजर कर सको, ठीक है। तो जब लिक्विड इसके अंदर फ्लो करेगा दोस्तों क्या होगा? प्रेशर की वजह से ये जो लिक्विड है यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और यहाँ का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये जो ट्यूब है इसके अंदर इसकी लेवल ज्यादा होगी, और यहाँ का प्रेशर कम है, इसके वजह से ये जो पाइप है, ये जो ट्यूब है इसके अंदर लिक्विड कम ऊपर चलेगा ऐसे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये लेवल और ये जो लेवल है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मान लेते हैं h है, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ का एरिया बड़ा है तो यहाँ का प्रेशर भी ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ की जो वेलोसिटी होगी V1 वो कम होगी, ठीक है। यहाँ की वेलोसिटी जो है V1 वो कम होगी अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, और यहाँ की जो वेलोसिटी है V2 वो क्या होगी दोस्तों? क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से यहाँ की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। अब अगर दोस्तों किसी तरीके से आप यहाँ पर V1 या V2 मेजर कर पाओ, ठीक है, तो आपको A1 और A2 की वैल्यू पता है ना, तो अगर किसी तरीके से आपको V1 पता चल जाए तो A1 इंटू V1 आपको क्या देगा? ये आपको रेट ऑफ फ्लो बताएगा, ठीक है। या किसी तरीके से अगर आप V2 को मेजर करते हो, A2 आपको पता है, तो A2 इंटू V2 क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपको रेट ऑफ फ्लो देगा, ठीक है। तो हमारा टास्क क्या है दोस्तों? V1 या V2 को पता करना है हमें, वेंचुरी मीटर का यूज करके V1 या V2 को हमें पता करना है। तो दोस्तों ये V1 और V2 को पता करने के लिए हम यहाँ पर 1 और 2 पॉइंट के बीच बर्नौलीज थ्योरम को यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है दोस्तों? इस पॉइंट का प्रेशर P1, ठीक है, प्लस इस पॉइंट का रो जी H1 बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, प्लस हाफ इंटू रो V1 स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? इस पॉइंट की ये जो वैल्यूज हैं उसके बराबर होगा, ठीक है। ओके, सो विच इज इक्वल टू इस पॉइंट का प्रेशर P2 प्लस रो जी H2 प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? हाफ इंटू रो V2 स्क्वायर,
ठीक है। लेकिन क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना, ठीक है, यहां से देखिए ये इसकी हाइट h1 और इसकी हाइट h2 सेम है ना, ठीक है। तो यहां से ये रो जी h1 और रो जी h2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि h1 इज इक्वल टू h2, ठीक है। तो इसको उधर भेजने के बाद ये और ये माइनस हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों इस इक्वेशन में इस P2 को हम इधर लेके आते हैं तो आपको देखिए क्या इक्वेशन मिलेगा, P1 माइनस P2, ये उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, और इसको हम उधर भेजते हैं तो ये टर्म उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगी। सो विच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, ये उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से दोस्तों हाफ इंटू रो अगर आप कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए हाफ इंटू रो, अंदर क्या बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये साइड में क्या बचेगा P1 माइनस P2, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर माइनस इस पॉइंट का प्रेशर P1 माइनस P2। तो दोस्तों इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ये जो दोनों के बीच हाइट का डिफरेंस है ना, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये आया कैसे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। ये आया कैसे इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, ठीक है। ये P1 माइनस P2 रो जी एच आया कैसे, तो मान लेते हैं इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, यहाँ से हाइट मान लेते हैं लिक्विड कॉलम की x है, ठीक है, और यहाँ से लिक्विड कॉलम की जो हाइट है मान लेते हैं y है, ठीक है। तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा दोस्तों, रो जी एक्स होगा। इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, रो जी एक्स, और इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, रो जी वाई होगा। सो माइनस रो जी वाई। तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, रो जी, अंदर क्या बचेगा, ये रो जी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई। तो दोस्तों ये x माइनस ये y क्या आता है, h आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट का प्रेशर माइनस ये पॉइंट का प्रेशर क्या मिलेगा आपको, रो जी एच मिलेगा। इसको अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा रो जी एच इज इक्वल टू हाफ इंटू रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ओके। ये ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ से ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इधर आने के बाद 2GH मिलेगा आपको, और अंदर क्या बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये V2 और V1 के लिए एक इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपको याद करना है। अब दोस्तों ये V2 और V1 के लिए एक और इक्वेशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करोगे। सो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप यहाँ पर, इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों V1 के लिए एक इक्वेशन मिलेगा आपको, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये A1 उधर चला जाएगा। सो दिस इज A2 अपॉन क्या हो जाएगा A1 इंटू क्या होगा V2, ठीक है। तो यहाँ पर V1 और V2 के लिए एक दूसरा इक्वेशन आपको मिल चुका है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का यूज करके दोस्तों आप V1 या V2 फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार दोस्तों अगर आपको V1 या V2 मिल जाएगा तो आपको A1 और A2 तो पता है, तो अगर V1 मिलता है आपको तो उसको A1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रेट ऑफ फ्लो मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों रेट ऑफ फ्लो को मेजर किया जाता है वेंचुरीमीटर का यूज करके। अब दोस्तों ये जो ट्यूब्स इंसर्ट की है, ओपन ट्यूब है ना, ये ओपन ट्यूब है ऊपर, ठीक है, ओके। तो ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इसका प्रेशर अगर कम रहेगा तो यहाँ पर जो है ना ये ओपन ट्यूब यूज की जाती है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा है तो ये ट्यूब्स हम लोग नहीं यूज कर सकते, क्योंकि क्या होगा कि ये जो हाई प्रेशर का लिक्विड है यहाँ से बाहर जाएगा ना हाई प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो अगर हाई प्रेशर लिक्विड का आपको फ्लो मेजर करना है तो हाई प्रेशर लिक्विड के लिए जो वेंचुरीमीटर में जो ये ट्यूब्स होती हैं वो ऐसे यहाँ पर बंद की गई होती हैं, ठीक है। और उसका डिजाइन दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होता है। तो अगर हाई प्रेशर लिक्विड के लिए वेंचुरीमीटर बना रहे हो तो ऐसे बनानी होगी, ठीक है, नीचे से इसको क्लोज करना होगा, ठीक है, ओके। तो ये 1 पॉइंट है, ये मान लेते हैं 2 पॉइंट है, और इसके अंदर मान लेते हैं मर्क्यूरी डाला है, इसके अंदर आपने क्या किया है, मर्क्यूरी डाल दिया है, ठीक है। हाई प्रेशर लिक्विड के लिए आप मर्क्यूरी यूज करोगे यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो जब फ्लो शुरू होगा तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा ना दोस्तों, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो है इसको नीचे की तरफ प्रेस करेगा और यहाँ का प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, ये मर्क्यूरी की लेवल यहाँ से नीचे चली जाएगी और यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाता हूँ मैं, यहाँ से जो मर्क्यूरी की लेवल है वो नीचे चली जाएगी, ठीक है, और मर्क्यूरी की जो लेवल है वो यहाँ से ऊपर चली जाएगी जब फ्लो शुरू होगा तब, ठीक है। तो ये नीचे की लेवल मर्क्यूरी की और ये ऊपर की लेवल, ये एच मेजर करना होगा आपको यहाँ पर रो जी एच के लिए, ये इसके लिए, ठीक है। और यही इक्वेशन आपको यूज करना है, ठीक है। बाकी ये 2 इक्वेशन यूज करने हैं आपको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के लिए, लेकिन एच के लिए आपको ये मेजर करना होगा दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, ओके। अब दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर ये टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन है पेज नंबर 53 के ऊपर, देखिए पेज नंबर 53 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2.13, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट प्रोवाइड किया गया है आपको और यहाँ पर एक बी पॉइंट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब एज शोन इन फिगर, ये जो ट्यूब है इसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है। फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल, तो आपको यहाँ पर ये मर्क्यूरी लेवल की डिफरेंस पता करना है, मतलब आपको यहाँ पर एच पता करना है, ठीक है। ओके, इफ द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एट पॉइंट ए इज 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो ए पॉइंट है यहाँ का स्पीड आपको प्रोवाइड किया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड एट पॉइंट बी इज 5 मीटर पर सेकेंड, और बी पॉइंट का स्पीड जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जी की वैल्यू आपको यहाँ पर 9.8 लेने को बोला गया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या पता करना है, एच पता करना है, तो सिंपली आपको ये इक्वेशन यूज करना है ना। यहाँ पर देखिए V2 की वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू पता है और G की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप एच आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वेंचुरी मीटर वाला जो कंसेप्ट है ये खत्म होता है और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।